नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की लिखी कहानी स्टाफ रूम। अगर मक्का मंदिर और चर्च का संगम देखना हो, पूरब पश्चिम का मेल देखना हो, राग विराग देखना हो, फोन पर प्रेमालाप देखना हो या बिना बात का झगड़ा देखना हो, या किसी को अपना मेकअप ठीक करना हो, तो इन सब कामों के लिए स्कूल के स्टाफ रूम से ज्यादा अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए ही अवकाश मिलते ही शिक्षकों का रुख स्टाफ रूम की तरफ हो जाता है। बेल बजते ही दामिनी क्लास से निकलकर तेजी से कदम बढ़ाती स्टाफ रूम में जा पहुंची। 2 दिनों की छुट्टियां ले माँ के पास गई थी, आज ही लौटी थी, इसलिए कॉपियों का ढेर सा लग गया था। वह रैक से कॉपियों का एक बंडल उठाए अपने टेबल पर आ बैठी थी। सुबह जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने के चक्कर में इतनी देर हो गई थी कि कुछ भी खा नहीं पाई थी। दिल चाहा बैग से निकालकर 2 बिस्कुट ही खा ले, लेकिन कॉपियों के थाक पर नजर पड़ते ही कुछ भी खाने का विचार त्याग अपनी कॉपी जांचने में जुट गई थी। तभी वहां गणित के शिक्षक पांडे जी भी आ बैठे थे। हमेशा नियमों और सिद्धांतों पर चलने का दावा करने वाले पांडे जी को स्कूल मैनेजमेंट और वहां के शिक्षकों दोनों ही अपने अपने फायदे के लिए मिलाकर रखते थे। सबके साथ समानता और सबके फायदे की बात करने वाले पांडे जी के तीर के निशाने पर भी कम से कम 3-4 शिक्षक शिक्षिकाएं जरूर रहती थीं, जिन्हें वह पूरी तरह नापसंद करते थे और समय के साथ बदलने वाले अपने सिद्धांतों में बांधकर उसकी योग्यता और कर्मठता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते थे। इसलिए उन्हें देखते ही दामिनी थोड़ा सतर्क हो चुपचाप अपने कामों में लगी रही, क्योंकि पांडे जी के हॉट लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर था। फिर भी पांडे जी को उसे टोके बिना चैन कहाँ था। तो आप 2 दिनों की छुट्टियां बिता कर आ गईं? खूब घूमना फिरना और मौज मस्ती हुआ होगा। घूमना फिरना कहाँ सर, कुछ काम ही ऐसे थे कि 2 दिनों तक दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिली। छोड़िए ये बहानेबाजी, मैं भी खूब समझता हूँ। क्या काम रहा होगा आपको? कहीं सैर सपाटे का प्रोग्राम रहा होगा। चाहे आपको बुरा लगे, पर मैं तो यही कहूंगा कि अभी बच्चों के सर पर परीक्षा है, ऐसे समय छुट्टी नहीं लेनी चाहिए थी। अभी वह नैतिकता पर 2-4 जुमले और उछालते और दामिनी उसका प्रतिकार करती उससे पहले ही दंदनाते हुए उज्ज्वला वर्मा आधमकी थी और आते ही हमेशा की तरह शुरू हो गई। इस स्कूल में तो बस ले देकर मैं ही एक बलि का बकरा हूं। यहाँ कोई कुछ भी करे, किसी को कुछ नहीं होता। और एक मैं हूं, कुछ करूं तो भी न करूं तो भी मेरा नाम जरूर फंसता है। प्रिंसिपल मैम की पकड़ में सबसे पहले मेरी ही गर्दन आती है। अरे क्या हुआ, इतना खार खाए क्यों बैठी हैं? पांडे जी की यही तो खासियत है, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहना। लो अब इनकी सुनो, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहना तो कोई इनसे सीखे। वर के मामा भी यही, वधू के मामा भी यही, फिर भी अनजान बने बैठे हैं, जैसे मेरे और प्रिंसिपल मैम के साथ हुए वाद विवाद का इन्हें कुछ पता ही ना हो। फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगी, अगर आप 10 झापड़ भी किसी बच्चे को लगा दें तो मैनेजमेंट आपको आसानी से पेरेंट्स के कोप से बचा लेगा। वहीं एक थप्पड़ मैंने क्या 7वीं में पढ़ने वाले कदम को लगा दी, हंगामा बरपा हुआ है। उसके पेरेंट्स दौड़े चले आए सवाल जवाब करने। क्या उन्हें पता नहीं कि उनका बेटा कितना उद्दंड है? तब ये कहाँ थे जब कदम को 2-2 विषय में 0 आया था और उसके लिए कई बार इन्हें फोन किया गया था, फिर भी स्कूल कैंपस में नजर नहीं आए। जितना सर चढ़ाना है चढ़ाएं, यही बेटा जब सर से उतरकर इनका गिरेबान थामेगा तब इन्हें पता चलेगा कि बच्चों को अनुशासन में रखना क्यों जरूरी होता है। प्रिंसिपल मैम तो खुद ही अनुशासन बनाने पर पूरा जोर देती हैं और आज खुद ही मुझे लास्ट वार्निंग दे रही थी। मेरे बार बार मना करने के बाद आज आपको लास्ट वार्निंग दिया जा रहा है। आगे से किसी बच्चे पर हाथ उठाइएगा तो आप पर उचित कार्रवाई की जाएगी। लास्ट वार्निंग माय फुट। निकालना है निकाल दें, पर मुझसे बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं होती। शांत रहिए, अपने आप को संभालिए। इस तरह बोल बोलकर अपना खून जलाने का कोई फायदा नहीं, जुबान बंद रखने में ही फायदा है। एक कोने से म्यूजिक टीचर कावेरी की आवाज आई। अब तक चुपचाप बैठी दामिनी अपने आप को रोक नहीं सकी। कावेरी तू भी ना हमेशा नानी दादी की तरह पुराने और घिसे पिटे जुमले उछालती रहती है। बहुत हो गया सबकी सुनो, पर अपनी जुबान बंद रखो। हम औरतें जैसे सुनने के लिए ही पैदा हुई हैं। औरत होना तो पहले से ही गुनाह लगता था,
अब तो औरत के साथ शिक्षिका होना, वह भी प्राइवेट स्कूल में, डबल गुनाह लगने लगा है। वैसे भी ईश्वर ने न जाने किस खुरदुरे कलम से मेरी किस्मत लिखी है कि मेरे जीवन में कुछ भी सामान्य और समतल नहीं है। घर से निकलते निकलते पहली झड़प तो वहीं से शुरू हो जाती है। मुंह अंधेरे उठती हूँ, घर का सारा काम समाप्त कर दोनों बच्चों को स्कूल भेज बिना खाए पिए दौड़ते हाफते स्कूल पहुँचती हूँ। मेरा घर स्कूल से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, इसलिए स्कूल बस भी मुझे लेने के लिए नहीं रुकता। स्कूल पहुँचते ही अक्सर ऑफिस से फरमान जारी होता है कि आप पूरे 5 मिनट लेट हैं, और तत्काल लाल पेन से लेट रच देते हैं। पैसा देते हैं तो आदमी को भी ये लोग मशीन ही समझने लगते हैं। ये तो हुई घर के बाहर की बात। घर में ही कौन हमें मान सम्मान से नवाजा जाता है। कदम कदम पर समझौते करने पड़ते हैं। बच्चे, सासू माँ और पतिदेव, सबके अपने अपने राग हैं। सबके काम पूरा करते करते जी हलकान हो जाता है। पतिदेव जितनी देर बैठकर इधर उधर की बातें करते हैं या पेपर में डूबे रहते हैं। अगर अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते तो क्या मेरी कुछ मदद नहीं करते? बच्चों के होमवर्क ही पूरे करवा देते। ये भी तो मेरी किस्मत ही है ना कावेरी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी पतिदेव सीधे मुंह बात भी नहीं करते और एक मेरे पड़ोस में सुनंदा रहती है। शक्ल न सूरत, नाक ऐसी लगती है जैसे किसी ने आटे की लोई रखकर एक मुक्का मार दिया हो। पर किस्मत ये कि 4 अंगुल सिंदूर मांग में भरे अपने पति पर ऐसे हुक्म चलाती है जैसे वह इसका जर खरीद गुलाम हो। पति भी भीगी बिल्ली बना उसके आगे पीछे म्याऊं म्याऊं करता चाकरी बजाते रहता है। तरह तरह की साड़ियों से उसका वार्डरोब भरा रहता है। एक मैं हूं कि खुद कमाती हूं, फिर भी एक अच्छी साड़ी खरीदने के लिए तरस जाती हूं। ये भी कोई जिंदगी है? हम जिंदगी जीते नहीं, ढोते हैं। तभी कावेरी अपनी सीट से उठते हुए बोली, हाय दामिनी, कितनी कड़वाहट तुमने अपने मन में भर रखे हैं। क्या फायदा है मन को इतना जलाने से? कोई मरहम भी तो लगाने वाला नहीं है। तभी गीली लकड़ी की तरह सुलगती उज्ज्वला बीच में बोल पड़ी, क्यों न बोले कोई अपने दर्द? अगर ये दर्द यूं ही दिल में जमा होते रहे तो खुद को ही ऐसे जलाएगी कि कोयला भयो न राख वाली स्थिति हो जाएगी। तू क्या समझेगी? जब तुम्हारी शादी होगी तब समझ में आएगा। जाके पाँव न फटी विवाई, सो का जाने पीर पर आई। बेल बजते ही उज्ज्वला वर्मा तेजी से उठकर अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। दामिनी के आज के दिन 2-2 पीरियड लेजर रहता है, इसलिए वह फिर से अपनी कॉपी में मगन हो गई। तभी वहां पर अंग्रेजी की शिक्षिका सुजाता विश्वास आ गई। आते ही दामिनी पर पहला निशाना लगा दिया। ठाट तो बस तुम्हारे ही हैं दामिनी, 2-2 पीरियड लगातार लेजर। ठाट क्या खाक होगी मेरी? देख ही रही हैं, पानी पीने तक की भी फुर्सत नहीं है। सो तो तुम ठीक ही कह रही हो, दिनों दिन शिक्षकों के काम और जिम्मेदारियां बढ़ती ही जा रही हैं। वैसे तुम्हें पता है आज स्कूल आवर के बाद शिक्षकों और प्रिंसिपल की एक मीटिंग रखी गई है। मिसेस विश्वास की बातें सुन वहां अभी अभी अपनी क्लास समाप्त कराई 3-4 शिक्षिकाएं बेहद परेशान हो उठी। नगमा कुछ ज्यादा ही परेशान हो उठी। हर हफ्ता 2 हफ्ता पर कभी मीटिंग के नाम पर, कभी ट्रेनिंग के नाम पर, तो कभी कभी गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के नाम पर स्कूल के बाद 2-3 घंटा रुकना पड़ ही जाता है। ये सब काम अगर स्कूल के समय में ही थोड़ा समय निकाल कर हो जाता तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती। स्कूल की बस निकल जाएगी तो फिर 2-2 बसें बदलकर घर जाना पड़ेगा। बच्चे स्कूल से आएंगे तो ताला बंद 1 घंटों सीढ़ियों पर बैठे रहेंगे या पड़ोसियों के घर पनाह लेंगे। पहले से मालूम होता तो कोई न कोई इंतजाम करके आती। ऐसा करो ना, मीटिंग शुरू होने से पहले ही प्रिंसिपल मैम को कोई काम का हवाला देकर चली जाना। पिछली बार 1 घंटा पहले प्रिंसिपल मैम से बोलकर गई थी। पूरे दिन का लीव लग गया था। दिन भर काम करने के बाद भी मात्र 1 घंटा के लिए लीव लग जाए, ऐसा कौन चाहेगा? प्राइवेट स्कूल की तो यही विडंबना है। शिक्षक के बलबूते करोड़ों कमाने वाले संस्थापक शिक्षकों की छोटी छोटी गलतियों के लिए उन्हें आर्थिक दंड देते हैं। ये भी नहीं सोचते क्षमता से अधिक कार्य कर शिक्षक लोग वैसे ही शारीरिक और मानसिक रूप से टूटते रहे हैं। उस पर बात बेबात उनकी सैलरी काटना उन्हें कितना मानसिक आघात देता होगा, जो उसकी कर्मठता को ही प्रभावित करता है। तभी मंजीत लंबी सांस खींचते हुए बोली, परिस्थिति के मारे बेचारे शिक्षक भी क्या करें? घर चलाना है तो नौकरी भी करनी ही है। काश मेरे पति का व्यापार ढंग से चल निकलता, मैं तो झट से नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाती। पर भाग्य की प्रवंचना देखो, पति के व्यापार चल निकलने के इंतजार में मेरी तो आधी जिंदगी ही दोहरी जिम्मेदारियों का बोझ संभालते संभालते निकल गई।
फिर भी घर से लेकर स्कूल तक किसी को भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाई। लोगों की छोड़ो, मैं तो खुद को भी संतुष्ट नहीं कर पाई। लोगों की अपेक्षाएं और ज़रूरतें समाप्त होने का नाम ही नहीं लेते। कोई नहीं सोचता मेरी भी उन सबों से कुछ अपेक्षाएं होंगी। मत सोचिए इतना, आपके दोनों बेटे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जल्दी ही अच्छी नौकरी पकड़ आपको पूरा सुख और आराम देंगे। आराम क्या देंगे, अपनी गृहस्थी बसते ही माता पिता को दूध की मक्खी की तरह दूर निकाल फेंकेंगे, क्योंकि नए रिश्ते बनते ही वह रिश्ता उनके लिए सबसे अहम हो जाता है और पुराने रिश्ते एक्सपायर दवा की तरह बेकार हो अपनी अहमियत खो देते हैं। लंच की घंटी लगते ही देखते देखते पूरा स्टाफ रूम शिक्षक और शिक्षिकाओं से भर गया। शाम की मीटिंग के लिए नोटिस आ गया था, जिसे लेकर सबके मन में आक्रोश, आवेग और अपनी व्यवस्था पर क्रोश उफन रहा था। तभी वहां बैठे कंप्यूटर के शिक्षक समीर जी, जो बहुत देर से चुप्पी साधे बैठे थे, वह भी बीच में बोल पड़े। मेरी तो पूरी जिंदगी इस स्कूल में दोहरी मार झेलते और भाषण सुनते निकल गई। मैनेजमेंट को बस काम काम और काम चाहिए। शिक्षकों की माली हालत से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं रहता। स्कूल से निकलते ही शिक्षकों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ट्यूशन पढ़ाने पड़ते हैं। सुबह से शाम तक काम और काम ही रहता है। पैसा कमाने के चक्कर में जीवन ही निपट अकेला और उबाऊ बन गया है। तब भी घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है। अब तो छुट्टियों में न घर जाने का उत्साह रहता है, न ही पर्व त्योहार मनाने का उमंग। ये सब एक मशीनी खाना पूर्ति मात्र रह गया है। सच पूछो तो अब हर मौसम, हर दिन एक समान हो गया है। चाहे जितना भी काम करो, जब प्रमोशन की बात आती है या इंक्रीमेंट की बात आती है तो हमेशा बाजी, खुशामदी और बॉस के करीब रहने वाले लोगों के ही हाथ आते हैं। सच, बहुत कलेश होता है अपनी स्थिति देखकर। कहने को हम शिक्षक हैं, एक गरिमामयी पदवी पर काम करते हैं, परिस्थिति धोबी के कुत्ते सा है, न घर का न घाट का। थोड़ी देर के लिए पूरे स्टाफ रूम में सन्नाटा पसर गया। सभी का मन कुपित था। जहां स्टाफ रूम में सारे लोग अपनी अपनी व्यथा बयान कर रहे थे, वहीं उसी स्टाफ रूम के एक कोने में नर्सरी की शिक्षिका हेमा और गेम के शिक्षक रवि कुमार इस सब से बेखबर अपनी ही दुनिया में मशगूल थे। बातें तो सुनाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन हाव भाव से लग रहा था प्रेम की नई दुनिया की तरफ अग्रसर थे। थोड़ी देर तक मिसेस विश्वास उन्हें देखती रहीं, फिर बड़े ही शोक अंदाज में बोली, दुनिया जाए भाड़ में, हम तो प्यार में डूबे रहेंगे सनम। मिसेस विश्वास के इस जुमले के साथ ही पूरी तरह गमगीन हो गया स्टाफ रूम। अचानक खिलखिलाहटों और चुहलबाजियों से गूंज उठा, जिसमें हेमा और रवि की खिसियानी हंसी भी शामिल हो गई थी। तभी मिसेस विश्वास की आवाज ने सभी को चौंका दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप सब इतने गमगीन क्यों हुए जा रहे हैं? मेरी मानिए तो अपने आप को संसार के सबसे सुखी प्राणी मानकर उदास रहना छोड़ दीजिए। अपनी सोच को इतना भी नकारात्मक मत बनाइए कि यह दुख ही हमारी नियति बन जाए और इसी में खो जाएं हमारी महत्वाकांक्षाएं और समाप्त हो जाएं हमारी इच्छाएं। और भी लोग हैं दुनिया में जो हमसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो क्या वे जीना छोड़ देते हैं? अगर काम करना हमारी मजबूरी है तो कठिनाइयों का सामना करने का हौसला तो रखना ही होगा, वह भी अपने ही बलबूते पर, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। कोई पड़ोसन या रिश्तेदार सुखों की गद्दी पर बैठी है या अपने पति पर हुक्म चलाती हो तो चलाए, उनके सुखों से हमें क्या लेना देना? उनका सुख देखकर हम क्यों कुढ़ें और कुंठित हों, बिना मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाएं और तरह तरह की बीमारियों और अवसाद को न्योता दें। हमें तो उसी बददिमाग या बेरोजगार पति के साथ ही निभाना है। दूसरों की चाकरी करने वाले पति हमारे किस काम के? भले ही हमें इच्छा के विरुद्ध जीना पड़ता है, फिर भी अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो एक दिन हम इच्छा अनुसार जरूर जिएंगे। सकारात्मक सोच हमेशा हमारे अंदर एक अनूठी शक्ति का संचार कर जीवन की धारा ही बदल देती है और एक नए निष्कर्ष पर ला खड़ा करती है। उसकी बातों के समर्थन में पूरा स्टाफ रूम सारी चिंता और मायूसी को झटक फिर से चहकने लगा। जब स्कूल की छुट्टी के बाद शिक्षकों को मीटिंग के लिए बुलाया गया, सभी उत्साह के साथ साथ मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। यह कोई नहीं जानता मिसेस विश्वास द्वारा जगाए सबके सपने पूरे होंगे या नहीं, लेकिन उनकी बातों से सबकी चिंता जरूर कम हुई थी और मन एक नए आत्मविश्वास और उत्साह से भर गया था। और यह सच है कि चिंता मुक्त हो, सोच समझकर आत्मविश्वास से लिया गया फैसला ही जीवन को आसान और सुखी बनाता है। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी जी की लिखी कहानी स्टाफ रूम।